नमस्कार, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। वह विषय है माइनॉरिटीज़ के नोटिफिकेशन से संदर्भित या फिर उनको कैसे सूचीबद्ध किया जाता है, कैसे उनके बारे में नोटिफाई किया जाता है, क्या कुछ प्रावधान है इससे संदर्भित संविधान में, या फिर केंद्र सरकार की क्या कुछ शक्तियाँ हैं इस विषय में। इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो आज की चर्चा में हम चूँकि इस टॉपिक को इसलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि आज द हिंदू में ऑन द क्वेश्चन ऑफ नोटिफाइंग माइनॉरिटीज़ से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल आया हुआ है, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इस विषय पर हम बेहतर तरीके से बातचीत करें। इस विषय का महत्व इस लिहाज से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी भूमिका आपको देखनी होगी, क्योंकि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ उन्हें अधिकार दिए गए हैं, इस पर सवाल बन सकता है। और साथ ही अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उस पर मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जीएस मुख्य परीक्षा में पेपर 2 के अंतर्गत पॉलिटी विषय के अंतर्गत इस विषय को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस विषय पर आगे बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ और जानकारियाँ जो स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकती हैं वो मैं एक नज़र दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। पहली महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी नाम की एक किताब स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में यह बुक है जो कि भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। बहुत बेहतर तरीके से विभिन्न डायमेंशंस को बताया गया है। इसमें पिक्टोरियल ग्राफ्स के माध्यम से भी आपको बेहतर समझ दिलाने की कोशिश की गई है। केस स्टडीज़ की चर्चा इसमें की गई है ताकि भौगोलिक जो भी जानकारियां हैं, जो भी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं उसके बारे में आप सही तरीके से समझ पाएँ। तो यदि आप इस किताब को, इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये किताब खरीद सकते हैं और इससे आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको और भी बताऊं कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं के लिहाज से कई कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिनमें इंग्लिश कोर्स और इंग्लिश कोर्स तो चलाए ही जा रहे हैं, साथ ही उसमें कई सारे डाउट सेशन क्लासेस भी रहेंगी, जिसमें आपको यह सुविधा होगी कि किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक में या फिर किसी भी पार्टिकुलर लेक्चर में यदि आपको कहीं पर भी डाउट होता है, कुछ भी यदि आपकी क्यूरी रहती है तो आप उसका समाधान डाउट क्लियर सेशन के माध्यम से ले सकते हैं। इसके साथ साथ में फ्री MCQs की सुविधा भी हमारे स्टडी आईक्यू के ऐप पर उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं से संदर्भित आपको MCQs की उपलब्धता हो सकती है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके आगे हम बातचीत अब करते हैं, फिर से उस टॉपिक पर आ जाते हैं जिस टॉपिक पर आज हमारा टॉपिक इन डेप्थ आधारित है। भले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ जो यह मुद्दा है इसमें क्या कुछ विषय यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। पहला विषय तो यही है कि आखिर यह मुद्दा उभरा कैसे, है ना। कुछ न कुछ तो कारण रहा ही होगा, तभी तो इसे समाचार में या सुर्खियों में इसे आना पड़ा। तो पहली बात तो यहाँ पर यही है कि PIL या फिर कहें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर की गई थी। कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में ये बात कही गई थी कि केंद्र सरकार की जो शक्ति है माइनॉरिटीज़ को नोटिफाई करने से संदर्भित, उसके विरुद्ध में इसमें कुछ बातें कही गई थी। इसने क्वेश्चंस किया है, कुछ सवाल उठाए हैं, किस पर? तो सेक्शन 2F ऑफ NCMEI एक्ट 2004 की धारा 2F के अगेंस्ट में कुछ सवाल खड़े किए हैं, कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। वे क्या क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले तो ये समझिए कि NCMEI एक्ट का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो यह जो एक एक्ट जारी की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004, इस एक्ट में जो धारा 2F है
उसका इसने विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? क्योंकि इसी सेक्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर मिल रहा था कि वो माइनॉरिटी को नोटिफाई करे कि हाँ अमुक कम्युनिटी माइनॉरिटी है या फिर अमुक कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं है। तो ये जो पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसी एक्ट के माध्यम से दिया हुआ था और इसी का विरोध किया गया है PIL के माध्यम से। PIL में इसी का विरोध यहाँ पर दिख रहा है। आगे बात करें तो इसमें यह भी कहा गया है कि जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि यह जो पावर है, ये पावर एक तरीके से आर्बिट्ररी एंड कॉन्ट्रेरी है ना, एक तरीके से असंगत है, एक तरीके से इसका कोई इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो पावर है एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका उल्लंघन करता है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 एंड 30। ये सभी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। आर्टिकल 14 जो है वो क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में ये क्या कहा गया है कि किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर इनमें से किसी भी आधार पर या फिर सेक्स, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रहे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, RCSPOB और इनमें से कोई एक। R का मतलब रिलीजन, R का मतलब रेस, C का मतलब कास्ट, S यानी कि सेक्स यानी लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, और POB यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। इन सभी बेसिस पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 21 आपको पता होना चाहिए, राइट टू लाइफ की बात करता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में विशेष प्रोविजंस किए गए हैं। जहां आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट से संदर्भित प्रोविजंस किए गए हैं, वहीं आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और साथ ही उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताई गई हैं और इस आधार पर PIL में जिक्र किया गया है कि यदि इन फंडामेंटल राइट्स का ये जो पावर है यदि उल्लंघन करता है तो फिर इससे संशोधित किया जाना चाहिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, और इस तरीके से यह जो इशू है यह इशू महत्वपूर्ण हो गया है। आगे बात करते हैं कि इसके अलावा PIL में यह भी कहा गया है कि सेक्शन 2C जो कि NCM एक्ट 1992 में दिया गया है, उसे भी यह PIL के माध्यम से एक तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। NCM एक्ट यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। ये एक्ट बना था 1992 में और इस एक्ट में भी सेक्शन 2C एक है सेक्शन, जिसके अंतर्गत इसी तरीके से कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं और PIL में इसका भी जिक्र किया गया है कि इसे भी अमेंड किया जाना चाहिए, इसे भी कुछ संशोधित किया जाना चाहिए। आगे इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2005 में 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी के तौर पर नोटिफाई किया गया था। कम्युनिटीज़ को मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन और पारसी, है ना। यानी कि इन 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था 2005 में। इसके अलावा 2006 में एक और कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था और वह जो कम्युनिटी थी वह थी जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म को फॉलो करने वाली जो कम्युनिटी थी उसे भी माइनॉरिटी के तौर पर दर्जा दिया गया था 2006 में।
तो ये सब कुछ प्रोविजंस यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं समझने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 2002 में भी इस पर एक तरीके से मामला आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि माइनॉरिटी को डिटरमाइन करने के कॉन्टेक्स्ट में जो यूनिट है वह स्टेट होना चाहिए, न कि होल इंडिया, है ना। माइनॉरिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो यूनिट के तौर पर जो मेजरमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट का जो आधार होना चाहिए वो स्टेट के लेवल पर होना चाहिए, न कि संपूर्ण भारत के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए। और PIL में इसी संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे रही है, यदि उसे देखा जाए तो कहीं पर वे बहुसंख्यक भी हैं, यानी कि वो मेजॉरिटी में भी है। उसने उदाहरण के तौर पर बताया है कि जैसे मुस्लिम जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी के स्तर पर हैं, है ना, जैसे जो क्रिश्चियन हैं वो नागालैंड में मेजॉरिटी के स्तर पर हैं। तो इस लिहाज से इसमें ध्यान देना होगा कि कहाँ पर कौन मेजॉरिटी है, कहाँ पर कौन माइनॉरिटी है। तो इस लेवल पर यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और कुछ इस तरीके से तर्क PIL में दिए गए हैं। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि आखिर डिमांड क्या है, जनहित याचिका में किस चीज़ की डिमांड की जा रही है। पहली डिमांड तो ये की जा रही है कि टू कर्टेल सेंटर्स पावर टू नोटिफाई माइनॉरिटी, कि जो केंद्र की शक्ति है माइनॉरिटी को नोटिफाई करने के लिए उस शक्ति को थोड़ा कम किया जाए, कर्टेल किया जाए। यदि ये नहीं किया जाता है तो क्या किया जाए, टू डायरेक्ट द सेंटर टू नोटिफाई फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, बहाइज्म एंड जुदाइज्म एज माइनॉरिटीज इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वेयर दे आर इन माइनॉरिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि PIL में इस बात पर बल दिया गया है कि यदि सेंटर की जो शक्ति है उसे आप कर्टेल नहीं करते हैं, उसे आप कम नहीं करते हैं, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि हिंदू धर्म, बहाई धर्म और यहूदी धर्म के जुड़े हुए जो फॉलोअर्स हैं वो जिस भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वो कम संख्या में है, वो माइनॉरिटी में है, उन्हें जो है माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। और इस तरीके से ये कुछ बातें यहाँ पर PIL में कही जा रही हैं। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि इन दोनों शर्तों के आधार पर यदि आप कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई आप स्टेप नहीं लेते हैं, तो फिर तीसरा जो PIL में एक कंडीशन रखा गया है कि आप इस कंडीशन के आधार पर भी मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी के स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। और उसमें कहा गया है कि जो भी सोशली या फिर इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं उसके आधार पर आप माइनॉरिटी या फिर माइनॉरिटी नहीं है उसके आधार पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होगा कि ये अब आवश्यक नहीं रह जाएगा कि कोई भी राज्य या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो कितनी उनकी संख्या है, कितने ज़्यादा वो हैं, कितने कम वो हैं, इसमें कम और ज़्यादा का कोई सवाल नहीं रह जाएगा। केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो भी नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी है उसके लेवल पर ये निर्णय लेना बेहतर रहेगा। और इस तरीके से डिमांड्स PIL में रखे गए हैं। यदि हम बात करें कि इस पूरे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले में 2 बार अपना एफिडेविट दायर किया है। पहली बार जब उसने अपना एफिडेविट दायर किया तो उसमें अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखा कि नहीं, हमारे पास शक्ति है माइनॉरिटी को नोटिफाई करने की, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। और इसने इस बात को भी डिफेंड करने की कोशिश की कि माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वह जो बनाई गई है वह बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि जो केंद्रीय सरकार के पास शक्तियां हैं इस संदर्भ में, माइनॉरिटी को नोटिफाई करने के संदर्भ में, वो स्टेट के पावर्स के कंकरेंट हैं, यानी कि स्टेट के पास भी ऐसी शक्तियां हैं और केंद्र सरकार भी उसी के संगत अपने पावर का यूज करती है। और इस तर्क के लिए केंद्र सरकार ने ये भी उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे गतिविधियां हुई हैं जिसमें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा माइनॉरिटी को नोटिफाई किया गया है
और कर्नाटक सरकार के द्वारा भी माइनॉरिटी को नोटिफाई किया गया है। कुछ इस तरीके से तर्क केंद्र सरकार ने यहाँ पर दिए हैं। तो अब यहाँ पर ये समझना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये जो एक तरीके से टसल उत्पन्न होता है कि माइनॉरिटी को नोटिफाई कौन करेगा या फिर कौन नहीं करेगा, इस संदर्भ में क्या बातें निहित हैं, यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार ने अभी तक इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया है। केंद्र सरकार ने अपना तर्क ये दिया है कि हम इस मुद्दे पर जो भी विशेषज्ञ हैं उनके साथ डिस्कशन करने के बाद ही हम आगे कुछ और स्टेप ले सकेंगे। तो अभी जो फिलहाल मामला है वो अभी जस का तस बना हुआ है। केंद्र सरकार इस पर आगे क्या स्टेप लेती है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ मैं आपको एक दो बातें और क्लियर कर दूं कि निश्चित तौर पर माइनॉरिटी के संदर्भ में जो प्रोविजंस मैंने आपको बताए फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, वो उसमें जिक्र किया ही गया है कि आर्टिकल 29 और 39 में माइनॉरिटीज़ को कुछ जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो तो है ही। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि माइनॉरिटी को इनफैक्ट डिफाइन कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि हाँ इसे हम अल्पसंख्यक या फिर माइनॉरिटी के तौर पर कहेंगे। निश्चित तौर पर उन्हें अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 350A में भी उनको अधिकार दिए गए हैं और बाकी फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार दिए गए हैं वो मैंने आपको बताया ही है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि माइनॉरिटीज़ को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। उन्हें कुछ अधिकार जरूर दिए गए हैं लेकिन उन्हें संविधान के स्तर पर परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ पर यह भी एक विचारणीय मुद्दा हो जाता है कि माइनॉरिटी को यदि हम डिफाइन कर देते हैं तो फिर यह जो टकराव है राज्य और केंद्र के स्तर पर, वो टकराव में कुछ न कुछ कमी आने की संभावना बन सकती है। तो आज की चर्चा में हमने इन सारे मुद्दों पर व्यापक तौर पर बातचीत की है। माइनॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो भी संवैधानिक प्रोविजंस हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। माइनॉरिटी को लेकर के क्या वर्तमान में इश्यूज चल रहे हैं, क्या PIL में बातें कही गई हैं, केंद्र सरकार का क्या पक्ष है और क्या कुछ संभावना आगे बनती है, इस पर हमने जिक्र किया। तो आज की चर्चा के आधार पर आप इस विषय को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।